नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर चल रहा है बायंसी एंड स्टेबिलिटी, यानी उत्प्लावकता और स्थिरता। तो इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक कवर कर लिए हैं उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। ठीक है, अभी तक देखिए हमने स्टडी क्या कर लिया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टडी कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन स्टडी कर लिया है, बायंड फोर्स क्या होता है और बायंसी क्या होता है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टडी करेंगे बायंसी के बारे में। जो हमने स्टडी किया है तो बायंड फोर्स जो लगता है वो कहीं ना कहीं पे लगता होगा, तो सेंटर ऑफ बायंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटा सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ हील के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही अच्छा सेशन आज का होगा। तो देखिए हमने जो भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था भाई? बायंसी और बायंड फोर्स। तो बायंसी क्या होता है? जब किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो पिंड पर एक बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है, जो कहलाता है उत्प्लावक बल, जो उस पिंड को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। और ऊपर ले जाने का प्रयास जो करता है तो ये टेंडेंसी जो होती है, ये प्रवृत्ति होती है, ये कहलाती बायंसी या उत्प्लावकता। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जो बायंड फोर्स का मान होता है Fb, वो इज इक्वल टू होता है किसके? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना फ्लूइड कोई पिंड विस्थापित करता है उसके भार के बराबर होता है बायंड फोर्स या उत्प्लावन बल का मान। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या आया था कि जो वेट ऑफ बॉडी होगा वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होना चाहिए, तभी पिंड फ्लोट करेगा यानी तैरेगा। तो तैरने की कंडीशन क्या आई थी भाई? कि जो वेट ऑफ बॉडी होगा वो इज इक्वल टू होना चाहिए वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी पिंड का भार विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होना चाहिए। इसके बाद इसी में एक और फार्मूला आया था कि रो ऑफ बॉडी इंटू हाइट ऑफ बॉडी, रो ऑफ बॉडी इंटू हाइट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड इंटू हाइट ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी है, तभी पिंड क्या करेगा? तभी बॉडी फ्लोट करेगी। जैसे मैंने मान लिया कि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है उसका मान डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से अधिक है। क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो क्या होगा भाई? इस कंडीशन में पिंड क्या है? भारी है और द्रव क्या है? हल्का है। तो ये बायंड फोर्स कम लगा पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये पिंड तली में नीचे बैठ जाएगा और इसी को बोलते हैं सिंक्ड बॉडी। क्या बोलते हैं भाई? सिंक्ड बॉडी। और दूसरे केस में अगर बॉडी का घनत्व बराबर है फ्लूइड के घनत्व के तो ये होता है सस्पेंडेड बॉडी। क्या होती है भाई? अगर ये फ्लूइड है तो इसके ऊपरी सतह से पिंड टच करता हुआ तैरेगा और इसको बोलते हैं क्या? सस्पेंडेड बॉडी। तीसरे केस में क्या हो सकता है? अगर रो ऑफ बॉडी इज लेस देन है रो ऑफ फ्लूइड के, तब पिंड क्या करेगा? द्रव की सतह पर तैरेगा और इसको बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं भाई? फ्लोटिंग बॉडी। तो जो चीज़ हमने बताई थी पिछले लेक्चर में वो चीज़ एक और पैरामीटर पे डिपेंड करती है, वो पैरामीटर है रो ऑफ बॉडी यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। तो ये चीज़ हम आज डिस्कस कर लिए। अब आगे डिस्कस करते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था बायंड फोर्स। तो उत्प्लावन बल, देखिए फोर्स कोई भी हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसका कोई मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन होता है और उस पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, मतलब किस पॉइंट पे वो काम करेगा। तो हमने अभी तक ये नहीं चर्चा किया कि बायंड फोर्स जो होगा वो कहाँ पे काम करेगा। भाई वो काम करेगा अगर तो किसी न किसी पॉइंट पे काम करेगा। तो जिस पॉइंट पे बायंड फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ बायंसी, और इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब देखिए सवाल ये उठता है कि सेंटर ऑफ बायनेंसी को हम पहचानेंगे कैसे। तो जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वो कहता है कि बायंड फोर्स का मान बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि बायंड फोर्स वहीं पे काम करेगा जितना पिंड द्रव में डूबा होगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। नहीं समझ में आया? देखिए फिगर से समझिए। मैंने कहा कि अगर कोई ये बर्तन है उसमें द्रव भरा हुआ है और हमने इसमें कोई सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी ले ली और उसको डुबा दिया, इसमें सबमर्ज कर दिया। तो अगर इसकी बॉडी की हाइट h है और ये जितना डूबा हुआ है उसकी हाइट d है, क्या है भाई? d। तो एक बल काम करेगा इसका वेट, तो वेट कहाँ पे काम करेगा? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, मतलब इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और बॉडी अगर सिलिंड्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? उसकी हाइट h है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? h/2 पे। मतलब इसके बीचों बीच में क्या काम करेगा? इसका वेट काम करेगा, वेट ऑफ बॉडी। ठीक। अब उसके बाद मैंने कहा कि जो बायंड फोर्स काम करता है वो बायंड फोर्स का मान बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो भाई फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ है? जितना ये पिंड डूबेगा उतना ही तो तरल को विस्थापित करेगा, यानी कि डिस्प्लेस करेगा। तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जितना पिंड डूबा है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इतना पिंड डूबा है, देखिए मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, इतना पिंड ये डूबा है। तो इतनी हाइट जो होगी उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यानी d/2। इसका क्या होगा? d/2 पे। और यही कहलाता है सेंटर ऑफ बायनेंसी, इसी पे काम करेगा FB, बायंड फोर्स। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जितना पिंड डूबा रहता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसी पॉइंट पे बायंड फोर्स का मान काम करता है। ठीक। तो सेंटर ऑफ बायनेंसी की डेफिनेशन क्या हुई? द सेंटर एट व्हिच बायंड फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायनेंसी। ठीक है। तो ये अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। ठीक है। तो भाई डेफिनेशन देखिए इसकी क्या होगी? सेंटर ऑफ बायनेंसी तो सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या मैंने डेफिनेशन बताई कि द सेंटर एट व्हिच बायंड फोर्स एक्ट्स, मतलब जिस पॉइंट पे बायंड फोर्स काम करता है उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ बायनेंसी। हिंदी में क्या कहेंगे? वह केंद्र जिस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है आपप्लव केंद्र कहलाता है, आपप्लव केंद्र कहलाता है। ठीक। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। और डेफिनेशन याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये फिगर दिमाग में बसाइए और इस फिगर से आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ बायनेंसी होता क्या है। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक हाइट एंड एंगल ऑफ हील। ये 3 वर्ड इंक्लूड हुए, क्या क्या? मेटासेंट्रिक हाइट एंड एंगल ऑफ हील। हिंदी में भाई क्या बोलेंगे? आपप्लव केंद्र, आपप्लव केंद्रीय ऊंचाई, आपप्लव केंद्रीय ऊंचाई
और झुकाव कोण। झुकाव कोण। तो देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है जो किसी फ्लूइड में सबमर्ज यानी डुबोई है, ठीक। तो जब वो बॉडी डुबोई है तो वो फ्लोट कर रही है। अगर फ्लोट कर रही है तो उस पर हमने ज़रा सा एक ऐसा फोर्स लगाया कि वो बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, मतलब थोड़ी सी झुक जाए, ठीक। तो जब हम बॉडी को झुका के फिर छोड़ देते हैं तो एक उसका रिएक्शन ये होता है कि वो बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट दोलन करने लगती है, ऑस्किलेट करने लगती है। मतलब ये कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई पिंड अगर पानी में डुबोते हैं तो उसके बाद अगर उसको डुबोया और फिर उसको पकड़ के ऊपर वाले सिरे को थोड़ा सा झुका दिया, क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो वो बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट थोड़ी देर ऑस्किलेट करती है। ऑस्किलेट करते 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 फिर धीरे धीरे फिर स्टेबल कंडीशन में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये कि जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी झुकाने के बाद, थोड़ा सा झुकाने के बाद जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑस्किलेटिंग मोशन करती है या दोलन करती है, वही केंद्र, वही पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। क्या कहलाता है, मेटा सेंटर या आप्लव केंद्र। मैं एक बार फिर से वो डेफिनेशन रिपीट करता हूँ कि अगर किसी फ्लोटिंग बॉडी को थोड़ा सा झुकाने पे या कुछ एंगल झुकाने पर जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑस्किलेटिंग मोशन करने लगती है, वही पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। देखिए, मेटा सेंटर क्या हुआ भाई, मैंने बोला द सेंटर about which the floating body starts oscillating when tilted by a small angle। मतलब जब किसी पिंड को या जब किसी तैरते हुए पिंड को छोटे से कोण से झुकाया जाता है तो जिस पॉइंट के अबाउट वह दोलन करने लगता है, वही पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। अब बात आती है मेटा सेंट्रिक हाइट की। तो मेटा सेंट्रिक हाइट देखिए क्या होता है भाई, कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो ऑस्किलेटिंग मोशन करेगा, तो उस पॉइंट की कुछ हाइट होगी और वो किसके सापेक्ष ली जाएगी। अगर बॉडी ऑस्किलेट करती है तो इसका मतलब बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है या हाइट होती है, उसी को बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बॉडी की बात हो रही है, बॉडी को ऑस्किलेट कराना है, बॉडी को टिल्ट कराना है, तो जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा जहाँ पे उसका संपूर्ण भार कार्य करता है, उस पॉइंट से मेटा सेंटर पॉइंट यानी जिस पॉइंट के अबाउट ऑस्किलेटिंग मोशन करता है, उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या हाइट जो होती है, उसी को बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। तो आइए इसकी डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। मेटा सेंट्रिक हाइट, बहुत छोटी सी डिफिनेशन में सबसे सरल भाषा में लिखाऊंगा, इट इज द डिस्टेंस या हाइट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एंड मेटा सेंटर इट इज़ द डिस्टेंस और हाइट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एंड मेटा सेंटर। तो देखिए, अब इसको फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई एक बॉडी है, उसका शेप हमने ये ले लिया, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा,
अगर ये द्रव में, ये द्रव की मुक्त सतह है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो अगर ये द्रव में डूबा हुआ है, फिर क्या होगा, ये पहले अभी झुकाने से पहले, मतलब अभी हमने इसको टिल्ट नहीं किया है, टिल्ट ना करने के पहले एक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहाँ पे इस पिंड का पूरा भार काम करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट जी हो गया, क्या हो गया, जी। यहाँ पे इसका वेट काम कर रहा है, ठीक, वेट काम कर रहा है। और अब ये डूबा हुआ है चूंकि, तो इसका जितना जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया होगा उसका एक सेंटर होगा, और वो सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ बायंसी। तो सेंटर ऑफ बायंसी मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या काम करेगा, इस पॉइंट पे काम करेगा एफ बी। तो अभी हमने टिल्ट नहीं किया है, उसके पहले की कंडीशन ये है। अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, तो जब टिल्ट करूंगा तो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये बॉडी मिलेगी हमको। तो अब देखिए होगा क्या, तो ये एंगल जो होता है, जिस एंगल से हमने इसको टिल्ट किया है, ये कहलाता है एंगल ऑफ हील या झुकाव कोण। तो जिस एंगल से हम किसी वस्तु तैरते हुए पिंड को घुमाते हैं या टिल्ट करते हैं, वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ हील या झुकाव कोण। तो झुकाने के बाद होगा क्या कि इसमें कुछ परिवर्तन आएगा और एक पॉइंट कुछ ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट के अबाउट पिंड ऑस्किलेट करना शुरू कर देगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट, और यही पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। तो अब ये मेटा सेंटर है और यहाँ पे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले था। अब जब इसको टिल्ट किया तो ये आ गया G1 पे, यहाँ पे B था, और जब इसको टिल्ट किया तो यहाँ पे आ गया B1, मान लीजिए। तो यहाँ पे आ गया B1। तो मैंने कहा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की हाइट होती है वही कहलाती है मेटासेंट्रिक हाइट, और इसको डिनोट करते हैं GM से। क्या डिनोट करते हैं, GM से। तो GM बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए अगर हम GM निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, BM माइनस BG। क्या हो जाएगा, BM माइनस BG। क्या हो जाएगा भाई, BM माइनस BG, और यही होता है मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट मैंने क्या कहा कि वो डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी और मेटा सेंटर के बीच की दूरी होती है वही कहलाती है मेटासेंट्रिक हाइट, और इसे GM से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो अब बचता है दो चीज़, हमने लिखा दिया, बचता है एंगल ऑफ हील। तो जब किसी पिंड को किसी कोण से झुकाया जाता है और वो किसी यानी मेटा सेंटर पर ऑस्किलेट करने लगती है, तो वह एंगल जो जितने एंगल से उस पिंड को झुकाया जाता है वही कहलाता है एंगल ऑफ हील या टिल्ट एंगल या झुकाव कोण। ठीक, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखिए अब बात करते हैं पिंड के फ्लोटिंग बॉडी के स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम की। तो फ्लोटिंग बॉडी की इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं, मतलब फ्लोटिंग यानी तैरते हुए पिंड के साम्य अवस्था से आप क्या समझते हैं। साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है और वो बिल्कुल एकदम क्या है, स्थिर है, तो ये तो आपने कह दिया कि स्थिर है तो वो हो गई इक्विलिब्रियम में। लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर हम बताएं तो डेफिनेशन क्या होगी कि जो बॉडी का वेट काम करेगा, बॉडी का वेट काम करेगा और नीचे से जो बॉयंट फोर्स काम करेगा, ठीक, तो वो होने चाहिए दोनों कोलिनियर। ये मतलब दोनों एक ही क्रिया रेखा पर हों, तब हम कहते हैं कि पिंड, तैरता हुआ पिंड जो है वो साम्य अवस्था में है या इक्विलिब्रियम में है। कैसे, मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी है और वो फ्लोट कर रही है, क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक, तो अगर वो फ्लोट कर रही है तो अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसका वेट और बायंड फोर्स यानी ये अगर G हो गया और ये B हो गया, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, तब वो होगा इक्विलिब्रियम में। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन।
अब देखिए, ये तो हमने जनरल कंडीशन में कह दिया, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो सी यानी समुद्र में युद्धपोत या फिर मर्चेंट शिप यानी वारशिप या मर्चेंट, जो सामान ढोने व्यापार वाले व्यापारिक जहाज़ कहलाते हैं वो, या फिर युद्धपोत, वो जब उसमें चलते हैं तो समुद्र में भाई बहुत सारी लहरें उठती हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में ही रहे, जो शिप है वो इक्विलिब्रियम में ही रहे। तो देखिए, चेंज ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी और चेंज ऑफ मेटा सेंटर, भाई जब वो लहरें उठेंगी तो थोड़ा सा जहाज़ झुकेगा भी, तो जब झुकेगा, जैसे ही झुका वैसे ही टर्म आ जाता है मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ बॉयंसी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों के आपस में परिवर्तन के आधार पर इक्विलिब्रियम होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है न्यूट्रल या जिसको उदासीन संतुलन बोलते हैं, दूसरा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है अनस्टेबल जिसको बोलते हैं अस्थिर साम्यावस्था। मतलब एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किस आधार पे? चेंज इन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पे। जिस प्रकार से इनमें चेंजेस होगा उसी आधार पे तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। तो आइए तीनों का चर्चा हम करते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले तो आपके माइंड में एक माइंड मैप बनना चाहिए। माइंड मैप का मतलब क्या? कि सिंपली आप एक माइंड में ये बैठा सकें कि किसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, किसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और किसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको एक सरल भाषा में हम एक माइंड मैप या फिगर के थ्रू थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी सरफेस है, ठीक, और उस पर हमने एक बॉल ले ली, ठीक। तो बॉल को अगर मैंने थोड़ा सा इधर करके छोड़ दिया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो क्या होगा? बॉल फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी भाई। तो इसी को बोलते हैं स्टेबल। मतलब ये यदि किसी वस्तु की स्थान में या उसकी अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और बल हटा लेने पर या परिवर्तनकारी बल हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब चूँकि ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एक सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में, तो सबमर्ज मतलब डूबी हुई, तो ये चीज़ें क्या हैं? डूबी हुई बॉडी के बारे में हैं। इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन में लगाते चलेंगे कि जब कोई डूबा हुआ पिंड फोर्स लगाने के बाद फोर्स हटा लेने पे अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, तब उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरी कंडीशन, मैंने कहा कि ये कोई एक सरफेस है इस टाइप में, और इस पे हमने बॉल लिया, यहाँ पे रख दिया। फिर जैसे हम इस बॉल को यहाँ पे रखेंगे तो अगर इस तरफ थोड़ा ज़्यादा हुई तो इधर आ जाएगी, या फिर इस तरफ थोड़ा ज़्यादा हुई तो इधर, मान लीजिए इधर है तो यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक। तो अब क्या ये बल हटा लेने पे ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आएगा? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी सरफेस ही कुछ ऐसी है। तो इसलिए ये कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, अभी इसको रिलेट मत करिएगा, सिर्फ ये याद रखने के लिए मैंने बताया है। क्या बताया है? याद रखने के लिए, माइंड मैप बनवा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि एक सरफेस ऐसी है और उस पर मैंने बॉल लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक, फिर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने पे ये आ गई इस कंडीशन में। कहाँ आ गई? इस कंडीशन में। मतलब ये प्रारंभिक स्थिति है और ये नई स्थिति है। अब फोर्स हटा लेंगे तो क्या ये बॉल यहाँ पे आएगी? अगर प्लेन सरफेस है तो क्या ये बॉल यहाँ पे आएगी? जी कतई नहीं आएगी। मतलब फोर्स हटा लेने के बाद वह नई अवस्था में ही रह जाती है, ना तो पुरानी में आती है, ना कोई और नई अवस्था प्राप्त करती है। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब उदासीन, कोई मतलब नहीं, जहाँ छोड़ दिया वहीं पड़े हैं, उसी को बोलते हैं उदासीन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वो अवस्था होती है जिस पर कार्यकारी बल हटा लेने पर पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः आ जाता है, तो वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है?
क्रियाकारी बल हटा लेने के बाद पिंड एक नई स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। और लेकिन इस कंडीशन में वो आने का प्रयत्न जरूर करता है पुरानी स्थिति में, लेकिन आ नहीं पाता है, ये होती अनस्टेबल कंडीशन। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? ये हो गया वो कि जिस अवस्था में पिंड पे कार्यकारी बल हटा लिया जाए तो वो नई अवस्था में ही पड़ा रहता है, ना तो पुरानी अवस्था में आता है, ना कोई और नई स्थिति प्राप्त करता है, तो वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हो गया माइंड मैप। अब इसको फ्लोटिंग बॉडी या सबमर्ज्ड बॉडी के केस में कैसे स्टडी करेंगे, तो वो आइए देखते हैं। तो मैंने अगर फिगर ड्रॉ किया, मैंने ले लिया एक वाटर सरफेस जिसकी फ्री सरफेस ये है, ठीक। अब मैंने क्या किया, कोई एक बॉडी ले ली, फिगर ध्यान से देखिएगा, तीनों में डिफरेंस क्या है। ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो देखिए, अब मैंने कहा ये न्यूट्रल, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। तो इसका जो टेक्निकल व्यू है वो हम बताते हैं। देखिए, न्यूट्रल में क्या होता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ बायंसी, और इसका मेटा सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई करता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही होता है क्या, मेटा सेंटर। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेटा सेंट्रिक हाइट का मान क्या होगा, बताइए भाई। मेटा सेंट्रिक हाइट का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि m और g जब सेम है तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0। तो इस कंडीशन में gm का मान जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है भाई? gm का मान 0 होता है, मेटा सेंट्रिक हाइट 0 होती है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने कहा कि जब कोई फोर्स लगा, देखिए इसका क्या होगा, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी, यहाँ पे था सेंटर ऑफ बायंसी और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये मैंने मान लिया यहाँ पे मेटा सेंटर है, ठीक। तो अब क्या होगा, जब इसको मैंने टिल्ट किया तो ये वाला उठ के यहाँ आएगा, क्योंकि इसके अबाउट ये ऑस्किलेट करेगी। तो ये यहाँ आ गया मान लीजिए B1 पे, और G आ गया G1 पे, ठीक। ये चीज़ हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे काम करेगा क्या, FB, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स कहाँ पे काम करेगा, नए वाले सेंटर ऑफ बायंसी पे, ठीक। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या काम करेगा, इसका वेट काम करेगा, W। क्या काम करेगा, वेट। तो इसमें एक कपल जनरेट होता है। कपल कौन सा जनरेट होगा, देखिए G जब नीचे है इसका मतलब वेट डोमिनेट नहीं कर पाएगा, वेट प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी क्या होगा, बायंट फोर्स। तो ये एक कपल जनरेट करता है जिसको बोलते हैं राइटनिंग कपल। क्या बोलते हैं भाई, राइटनिंग कपल, राइटनिंग कपल। हिंदी में बोलते हैं स्थिरीकरण घूर्ण। स्थिरीकरण घूर्ण क्या होता है, इस FB इंटू ये बीच की डिस्टेंस जो होती है, इसके बराबर एक कपल जनरेट होता है जो इस पिंड को पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है और लाके छोड़ देता है। तो ये कंडीशन कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो इस कंडीशन में हमने एक चीज़ ये नोटिस किया कि GM का मान जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 0। मतलब इस कंडीशन में GM इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर GM का मान 0 से अधिक है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि GM इज़ पॉजिटिव।
क्या बोल सकते हैं, जीएम इज़ पॉजिटिव। इस कंडीशन में धनात्मक मेटासेंट्रिक हाइट हमको प्राप्त होती है। अब अनस्टेबल कंडीशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला जाता है ऊपर और मेटा सेंटर आ जाता है नीचे, और ये सेंटर ऑफ बायंसी हो गया। तो जब ये यहाँ आ गया तो अब बायंट फोर्स काम करेगा यहाँ पे, और ये इसका वेट काम करेगा यहाँ पे। तो ये इस बार वेट जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है, और यहाँ पे एक कपल इस डायरेक्शन में जनरेट होता है। जब इस डायरेक्शन में कपल जनरेट होगा, और हमने झुकाया भी इधर ही को है, इधर को झुकाया, इसको भी इधर झुकाया था, तो इसको इधर झुकाया था और राइटनिंग कपल लग रहा था इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सीधा कर रहा था, मतलब ये स्टेबल में आ रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको और ज़्यादा जब झुकाया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला गया ऊपर, या मेटा सेंटर चला गया नीचे। तो मेटा सेंटर पे ही बायंट फोर्स अब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे B1 आ जाएगा नई स्थिति में, तो इस पे लगेगा, तो ये जाके मेटा सेंटर पे काम करेगा। तो अब यहाँ पे जो कपल जनरेट होगा वो इस वेट के कारण जनरेट होगा, और ये हमारे बल लगाए गए बल के सपोर्ट में है। भाई इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में कपल है, तो ये कपल क्या करता है, इस पिंड को और ज़्यादा झुका देता है, तभी वो कहलाता है अनस्टेबल कंडीशन। तो हमने एक चीज़ यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि इस बार जो जीएम का मान है वो क्या है, ज़ीरो से कम है, मतलब जीएम इज़ लेस देन ज़ीरो, या इसको कहते हैं जीएम इज़ नेगेटिव। क्या बोलते हैं भाई, जीएम नेगेटिव है, या कह देते हैं ज़ीरो से कम है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि इसको बोलते हैं राइटनिंग कपल। क्या बोलते हैं, राइटनिंग कपल। तो इसमें राइटनिंग कपल होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को टेक्निकली लिया जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकला कि राइटनिंग कपल जो होगा, राइटनिंग कपल जो होगा वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है भाई, पॉजिटिव। और इस केस में राइटनिंग कपल जो होता है वो होता है नेगेटिव। क्या होता है भाई, नेगेटिव। तो ये सब कंडीशंस जो हैं यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाती हैं कि जब अगर पिंड स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पे जीएम का मान क्या होता है, या फिर ये भी कह दिया जाता है कि वहाँ पे एम ऊपर होता है या नीचे होता है जी से। तो आप क्या बोलेंगे, जब जीएम पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, एम जी से ऊपर होगा, और अनस्टेबल में एम जी से नीचे होता है। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके बाद बताता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, आपने एक चीज़ ये पढ़ रखा है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं। तो इसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, T=2π√L/G। तो ये इसी से मेल खाता हुआ कुछ इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है एक फार्मूला जो होता है दोलन काल किसी सबमर्ज्ड बॉडी का। तो वो क्या होता है, देखिए, T=2π√kg/Gm। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ क्या है हम बता रहे हैं, जहाँ पर के जी जो है वो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है, और जीएम क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट। तो अब देखिए इसका, देखिए यूज़ कहाँ पे होगा, यूज़ वहाँ पे होता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मर्चेंट शिप या वारशिप, यानी युद्धपोत और व्यापारिक पोत जो होते हैं, इनमें मेटासेंट्रिक हाइट किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, या पूछ लेता है मेटासेंट्रिक हाइट युद्धपोत में कितनी होती है और व्यापारिक पोत में, यानी वारशिप में और मर्चेंट शिप में मेटासेंट्रिक हाइट कितनी होती है। देखिए मेटासेंट्रिक हाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस केस में। तो देखिए कैसे डिपेंड करता है, यहाँ से अगर हम देखें तो आवर्तकाल जो होगा वो डायरेक्ट इन प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, kg² होता है, ठीक। तो ये जीएम के
अंडर रूट जी एम के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। मतलब हम यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर जी एम का मान कम हुआ, जीएम का मान कम हुआ तो टाइम पीरियड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर जीएम का मान बढ़ा दिया हमने तो टाइम पीरियड का मान कम होगा। अब टाइम पीरियड का मान आप समझते क्या हैं, टाइम पीरियड से आप क्या समझते हैं, दोलन काल। मतलब कितने समय तक कोई पिंड मेटा सेंटर के अबाउट ऑक्सीलेट करता है, वही कहलाता है दोलन काल। तो अब देखिए, मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ वारशिप की। वारशिप क्या है, वारशिप वो शिप होता है जिससे आप वार करते हैं, मतलब शिप जो होता है जिससे आप युद्ध करते हैं। तो युद्ध में क्या होता है, आपको निशाना लगाने की ज़रूरत पड़ती है। भाई निशाना लगाएंगे अपने दुश्मन पे, तो वारशिप में क्या होना चाहिए, मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, मेटा सेंटर हाइट जब ज़्यादा होगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वो बहुत कम समय के लिए दोलन करेगा और पुनः स्थिर अवस्था में आ जाएगा, मतलब एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि अगर जीएम का मान ज़्यादा तो वो स्टेबल कंडीशन में जल्दी आ जाएगा। स्टेबल कंडीशन में क्या आ जाएगा, बहुत जल्दी। और हमको निशाना लगाना है, इसलिए स्टेबल कंडीशन में बहुत जल्दी आने की ज़रूरत है, तभी तो हम निशाना लगा पाएंगे। और सोचिए, अगर जीएम का मान बहुत कम रखेंगे तो आवर्त काल का मान बढ़ जाएगा। मतलब वो धीरे 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 पता नहीं कब स्टेबल कंडीशन में आए, तो क्या आप तब तक निशाना लगा पाएंगे, नहीं। तो वारशिप के लिए क्या होना चाहिए, मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी हाई। क्या होनी चाहिए, मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी हाई फॉर मोर स्टेबिलिटी। क्यों, हमको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वारशिप में, इसलिए मेटासेंट्रिक हाइट का मान ज़्यादा होना चाहिए। और ये रखा जाता है 1 मीटर टू 1.5 मीटर। ये नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट बना लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेटासेंट्रिक हाइट फॉर वारशिप। ये हो गया वारशिप, युद्धपोत के लिए। अब अगर हम बात करें मर्चेंट शिप की, तो मर्चेंट शिप में हमें निशाना नहीं लगाना है, वहाँ पे हम सामान ले जाते हैं। तो सामान जब ले जाते हैं तो उसका भार भी अधिक होगा। तो अगर भार अधिक है और हम सोच लो कि अगर जीएम का मान बढ़ा दिए तो आवर्त काल का मान कम हो जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो बहुत ही जल्दी जब स्थिर अवस्था में आ जाएगा तो सामान अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो वहाँ पे हमको टाइम पीरियड कम नहीं करना है, वहाँ पे टाइम पीरियड जितना अधिक हो उतना ही अच्छा रहता है। वो चाहे जितनी धीरे 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 स्टेबल कंडीशन में आए, हमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ चलना है, वहाँ पे युद्ध नहीं करना है। तो मर्चेंट शिप के लिए जीएम का मान बहुत ही कम रखा जाता है। जीएम का मान जब कम रखेंगे तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है और वो धीरे 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 करके स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो ये पूछा जाता है कि फॉर मर्चेंट शिप या व्यापारिक पोत, मर्चेंट शिप के लिए जीएम का मान कितना होता है, तो ये रखा जाता है 0.3 मीटर से 1 मीटर तक। कितना रखा जाता है, 0.3 मीटर से 1 मीटर। तो इसमें आप तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। युद्धपोत में अधिक होना चाहिए क्योंकि जल्दी स्टेबल लाना है हमको, और व्यापारिक पोत में स्टेबिलिटी से मैं मतलब नहीं, चाहे जितनी देर में स्टेबल हो, तो इसलिए वहाँ पे जीएम का मान कम रखते हैं और वारशिप में जीएम का मान अधिक रखते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब ये चैप्टर होता है यहीं पे क्लोज़। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो लेकर हम आएँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।